दोस्तों नमस्कार। हमारा ऑर्डर 21 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी ऑर्डर सीरीज जो आपकी चल रही है, आज उसका लेक्चर 4 है ना। लेक्चर 1, 2 और 3 हम डाल चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 हम 22 से आज स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी आज हमारी कि 51 तक हमारा पूरा कवर हो जाए। मोस्ट टाइम पे रैपिड लेके हम चल रहे हैं, पूरा समझाने का समय है नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो पूछे जाने की संभावना है उसको देखते हुए ये वाली सीरीज आपकी बहुत काम करने वाली है। सीपीसी पिछली बार शायद छत्तीसगढ़ में तो नहीं आया था, लेकिन इस बार जरूरी थोड़ी है। ऑन मेरिट रहता है उनका, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। स्वविवेक पे उनका पूरा काम रहता है। मेजर भी पूछ सकते हैं, माइनर भी पूछ सकते हैं। हो सकता है केस लॉ में इस बार बाहर लगा दें। तो आपको मैंने ग्रुप पे आपको रिसेंटली केस लॉ तो मैंने भेज दिए हैं, लेकिन अब जो लैंडमार्क बचे हैं वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा आज है ऑर्डर 22। ऑर्डर 22 टोटल रूल कितने हैं? 12 हैं। 12 है। अब टोटल रूल 12 है, तो पहला वाला क्या बोल रहा है रूल देखो जरा। पहला वाला बोल रहा है यदि वाद लाने का कारण अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उपशमन नहीं होगा। भैया अगर आपका राइट बचा है तो फिर आपकी डेथ से भी वो क्या नहीं होगा, उपशमन नहीं होगा, अवेटमेंट नहीं होगा। रूल पहला और प्री का क्वेश्चन भी आपका रूल नंबर 122 का आपका बन जाता है ना, कि अगर अधिकार बचा है वाद लाने का तो फिर भैया मृत्यु पे भी क्या नहीं हो सकता, उपशमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रूल 1 है। ठीक है, रूल 1 बोल रहा है नो अवेटमेंट किस पे, डेथ पे भी नहीं होगा। ठीक है, वादी की डेथ पे भी नहीं होगा। अब इसका जो रूल 3 है, रूल 3 क्या बोल रहा है? रूल 3 सीधा सीधा बोल रहा है कि कई वादियों में से एकमात्र वादी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका एलआर आ जाएगा। कई वादी में से अगर एक की डेथ हो गई तो उसका एलआर आ जाएगा। क्लियर बात है। और रूल 4 क्या बोल रहा है कि कई प्रतिवादी हैं और अगर एक की डेथ हो गई, कई प्रतिवादी में से किसकी हो गई, तो उसका एलआर आ जाएगा। ठीक है, अगर रूल 4A क्या बोल रहा है कि अगर भैया क्या नहीं है, आपका उत्तरजीवी है ही नहीं, विधिक प्रतिनिधि है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? अगर विधिक प्रतिनिधि है नहीं है तो उस दशा में प्रक्रिया क्या होगी भैया, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपॉइंट कर देगा। ठीक है, या आदेश करेगा किसको, महाप्रशासक को। किसको, महाप्रशासक को। और अपॉइंट किसको कर सकता है वो, अधिकारी, कोर्ट अधिकारी को। किसको, कोर्ट ऑफिसर। अब इसका रूल 5 क्या बोल रहा है? रूल 5 बोल रहा है कि अगर एलआर नहीं है, विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तब क्या करेंगे भैया, विधिक प्रतिनिधि नहीं है और अगर किसी प्रश्न का अवधारण करना है, मतलब एलआर के प्रश्न के बारे में, एलआर के प्रश्न के बारे में अगर अवधारण है, एलआर के प्रश्न के बारे में अवधारण, तो अवधारणा कौन करता है बताओ, कौन करेगा अवधारण? कोर्ट करेगा। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और कैसे करेगा? ड्यूरिंग ट्रायल करेगा। ड्यूरिंग मतलब सुनवाई के दौरान होगा ये वाली चीज आपकी। ठीक है, विचारण के दौरान होगी आपकी एलआर के प्रश्न का अवधारण। रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6 पे आ जाइए कि सुनवाई के पश्चात अगर मृत्यु हो जाने पर उपशमन नहीं होगी। अगर एक बार सुनवाई हो गई, रूल 6 के सुनवाई के पश्चात मृत्यु होने पर उपशमन ना होना, अवेटमेंट नहीं होगा भैया। तो ये वाली चीज आपका ध्यान देने योग्य वाली बात है। आपका रूल 6 अपने आप में ये वाली बात करता है। ठीक है, रूल 7 आ जाइए। रूल 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है रूल 7? रूल 7 बोल रहा है कि भैया स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा। अगर स्त्री पक्षकार है और विवाह हो गया है, क्या हो गया भैया उसका, विवाह ही लिखा है ना, कि विवाह के कारण कि भैया स्त्री की क्या हो गई है, शादी हो गई है, तो क्या वाद का उपशमन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। स्त्री के बिहाफ पे एलआर बन के कौन आएगा? उसका पति आएगा। कौन आएगा? उसका पति रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 7 बात करता है। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है? अगर वादी दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है,
कि वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है, मतलब वादी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिवालिया हो जाएगा। तो कब कर देगा वाद का वर्जन, कब कर देता है। देखो समोनुदेशी और रिसीवर वाद को चालू रखने से इनकार कर सकते हैं। समोनुदेशी है जो उसका साइनी है, जो उसका रिसीवर है, वो वाद को चालू रखने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। और अगर इनकार कर देते हैं या असफल रहते हैं, असफल रहता है, तो वहां प्रक्रिया क्या है, प्रतिवादी वाद को खारिज करने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रतिवादी वाद को खारिज करने के लिए आवेदन कर सकता है, बाकायदा कर सकता है। खर्च देना पड़ेंगे प्रतिवादी को, ना देने पर खर्च वादी की संपदा से लिया जाएंगे, ठीक है। प्रतिवादी को क्या देना पड़ेगा, वादी को खर्च देना पड़ेगा, और वादी खर्च नहीं देता प्रतिवादी को, तो फिर भैया उसकी संपदा से क्या लिए जाएंगे, खर्चे लिए जाएंगे, ठीक है। और ऋण के तौर पे क्या होगा, वो वसूलनीय होगा। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। तो रूल 8 क्या बोल रहा है कि वादी क्या हो गया यहाँ पे, दिवालिया। वादी क्या हो गया यहाँ पे, दिवालिया हो गया, और वाद का वर्जन कर देता है। दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है, तो देखो सबकी सीधी बात कि अगर इसका कोई असाइनी है, क्या है, असाइनी है, इसका कोई रिसीवर है, ये क्या हो जाए, या तो इनकार कर दें, क्या कर दें, अपॉइंट होने से क्या कर दें, ये वाद को चालू रखने से इनकार कर दें, वाद को चालू रखने से क्या कर दें, ये इनकार कर दें। और वादों के चालू रखने से इनकार कर देंगे, तो भैया इनकार करने पर क्या होगा, फिर असफल, या तो इनकार कर दें या असफल हो जाएं, ठीक है। तो फिर दो कंडीशन पड़ी अभी कि नहीं पड़ी, पड़ी ना, कि वाद प्रतिवादी वाद की खारिजी के लिए क्या कर सकता है, आवेदन। कौन करेगा फिर, प्रतिवादी, कि भैया वो वाद क्या कर दो, आप खारिज कर दो, और आवेदन कर सकेगा। और भैया जो प्रतिवादी का खर्चा हुआ है, किसका, प्रतिवादी का खर्चा, वो किसको देना है भैया, वादी को देना है। और वादी अगर नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी से भी क्या किया जाएगा, ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा, ऋण के रूप में वसूलनीय होगा, वसूलनीय होगा, कि ऋण के रूप में क्या होगा वो भैया, वसूलनीय होगा। तो ऋण के रूप में वसूलनीय होगा आपको क्या, ठीक है, खर्चा, ठीक है। आ जाइए रूल नंबर 9, ठीक है। याद हो रहा कि नहीं, स्त्री, दिवालिया, सुनवाई के पश्चात मृत्यु, प्रश्न का अवधारण, 4A, LR नहीं है, कोर्ट महाप्रशासक या कोर्ट अधिकारी नियुक्त करेगा, कई प्रतिवादी, कई वादी, और नो अबेटमेंट ऑफ डेट, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझनी होगी। चलिए आ जाइए रूल 9। रूल 9 क्या बोल रहा है, उपशमन या खारिज होने का प्रभाव, किसके बारे में बात कर रहा है, उपशमन या खारिज होने के प्रभाव के बारे में आपका रूल 9 बात कर रहा है। ये धारा 104 में अपील, देखो क्या लिखा, उपशमन या खारिज होने का प्रभाव, अगर उपशमन हो गया या खारिज हो गया तो वो अपील कर सकता है, धारा 104 के अंतर्गत क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर उपशमन या खारिज होने का प्रभाव क्या रहेगा, रूल नंबर 9, ये आपको क्या कर सकता है, खारिज, अपील, 104 में अपील, ठीक है, ठीक है। और उसी वाद हेतुक पर नया वाद नहीं आएगा, और उसी वाद हेतुक पे अगर खारिज भी कर दिया तो उसी वाद हेतुक पे नया वाद, ठीक है। चलो रूल नंबर 10A देखिए जरा, 10A डायरेक्ट, 10 नहीं 10A देखो, न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य, अकेला इसमें आपका रूल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया इसमें प्लीडर की ड्यूटी बताइए, किसकी ड्यूटी है आपकी, प्लीडर की ड्यूटी है कि अगर भैया वो मर गया है तो कोर्ट को क्या करो, सूचना दो, उसके डेथ की सूचना दो ना, है ना। तो पक्षकार की मृत्यु की सूचना संसूचित करना, किसको करना है, कोर्ट को, लीडर की ड्यूटी है, ठीक है। रूल नंबर 11 पे देखो क्या लिखा है, आदेशिका अपीलों की लागू होगा, बस सीधी सीधी बात, आदेशिका किस पे लागू होगा, यहाँ पे अपील लागू है मतलब, है ना, ठीक है। रूल नंबर 12 देखो,
कार्रवाई पे लागू होगा, एग्जीक्यूशन पे लागू नहीं होता, लिख लो, कार्रवाई पे लागू होता है सिर्फ, एग्जीक्यूशन पे नहीं। रूल जो 12 है वो एग्जीक्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं है। कार्रवाई पर लागू होना, ठीक है। राइटिंग भैया कैसी भी हो, लेकिन शब्दों को सुनना, उससे ही काम बन जाएगा, ठीक है। वो लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत समझ लेना कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स आप तैयार कर सकते हो इसी से भी, बहुत डीप में इंडेक्स है, अच्छे से बना सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से बना सकते हो। और यहाँ से विश्वास मानो 80% काम हो जाएगा, बाकी 20% ही आपको रीड करना पड़ेगा। चलो 23 क्या बात करता है, वादों का प्रत्याहरण या समूहजन के बारे में। ऑर्डर 23 क्या बात करता है, वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। क्या बोला गया है, विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के बारे में बात कर रहा है। कितने रूल है टोटल, छोटा है, रूल टोटल 4 है। तो आ जाइए, रूल 1 छोड़ना कुछ है ही नहीं, इसमें पूरा पढ़ डालना है। क्या बोला, वादों का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग। क्या लिखा है, वादों का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग। इसमें एक मैक्सिम है, लिख लो, इनविटो बेनिफिज्म नॉन डिटर, इनविटो बेनिफिज्म नॉन डिटर। मांगने पर मिलेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग होता है जब भी आप कुछ मांगोगे तो मिलेगा, मांगने पर मिलेगा, सबकी सीधी बात। इनविटो बेनिफिट नॉन डिटर, मांगने पर मिलेगा आपको, ओके। वादों का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग क्या बात करता है, देखो पढ़ो, 3 स्टार लगा लेना इस पे और ऑर्डर पे भी। मतलब जब आदेश 32 लिखा है ना, नियम से 1 से 14, ठीक है। देख लो जरा, आदेश 32 नियम 1 से 14 क्या बोल रहा है। अवयस्क या विकृति चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध अगर वाद है तो भैया वो अवयस्क या विकृति चित्त व्यक्ति अपने भाग का परित्याग तो कर ही नहीं सकते, प्रत्याहृत कर ही नहीं सकते, जब तक कि कोर्ट की क्या न लग जाए, परमिशन ला लग जाए। तो फॉर प्री आप लिख लो ऑर्डर 32 इसके बाद, है ना, कि प्रत्याहृत नहीं कर पाएंगे वाद का या दावे का भाग का परित्याग, ठीक है, जब तक 1 से 14 तक की वो क्या ना कर दें, संतुष्ट ना हो जाए, है ना। तो ये वाली चीज आपको कोड लिखना है। ये अधिकार कैसा होता है, परित्याग करने का अधिकार होता है निर्क्षेप अधिकार। कैसा अधिकार होता है, ये एक तरीके का निर्क्षेप अधिकार होता है। हाँ आगे पढ़ो। हाँ देखो, सीधा सीधा पहला वाला क्या लिखा है, कंडीशन अगर लगा दी है तो कंडीशन पे विड्रॉ होगा सूट। पहली चीज, अगर आपको विड्रॉ करना है, पहली चीज तो ये कैसा अधिकार है आपका, वाद प्रत्याहृत करने का निर्क्षेप अधिकार है। कैसा अधिकार है, एक तरीका का निर्क्षेप अधिकार है। पहली चीज, प्री का क्वेश्चन एक यहां से निकलेगा, ठीक है। पहली चीज, कंडीशन अगर लगाई है कि जैसे कंडीशन क्या लगा दी कि आपका ऑर्डर 32 रूल 1 से लेके रूल 14 तक का आपका क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे, फिर आपको कोर्ट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन से ही आप क्या कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे। तो पहला है कंडीशन,
दूसरी चीज इसमें क्या निकल के आ रही है, दूसरी चीज आपकी निकल के आ रही है त्रुटि के कारण। अगर त्रुटि के कारण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। किसके कारण, त्रुटि के कारण, ठीक है, त्रुटि के कारण। और तीसरा क्या बोल रहा है, नया सूट के अगर पर्याप्त आधार है, नया सूट के अगर पर्याप्त आधार है तो न्यायालय की अनुज्ञा पूर्ण रूप से आवेदन मंजूर या खारिज कर सकेगा। न्यायालय की फिर अनुज्ञा है यार कि वो पूर्ण रूप से क्या कर सकेगा, खारिज कर सकेगा, या तो क्या कर सकेगा, या तो खारिज कर सकेगा या तो प्राप्त कर सकेगा। कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। आगे, हो गया, पूरा हो गया, कुछ बचा क्या, ठीक है। तो यही वाला चीज आपका है, ठीक है। निश्चय अधिकार है। अच्छा, इसमें कहीं धारा 80 का नोटिस है, नोटिस का अभाव, पहचान भंग, कुछ भी नहीं है रूल 1 में। चलो तो फिर छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। रूल 1A, बस छोड़ दो। मतलब ये निश्चय, देखो सबसे पहले ये तो 2 कंडीशन थी, अब ये विड्रॉवल की कंडीशन देखो सबसे पहले कि विड्रॉवल कैसे हो सकता है। विड्रॉवल कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि त्रुटि के कारण अगर क्या हो गया, विफल हो गया है, कोई त्रुटि थी उसके कारण क्या हो गया है, विफल हो गया है। धारा 80 का नोटिस नहीं मिला है, मतलब नोटिस का क्या है, अभाव, इसलिए विड्रॉ हो जाएगा। तीसरी जो चीज इसमें निकल के आ रही, ये बोल रही है पहचान भंग हो गई है। अगर पहचान कैसी हो गई है, भंग हो रही है किसी चीज से, तो विड्रॉ कर लेगा। और चौथी चीज में क्या लिखा है ये कि वाद अनुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया, वाद का क्या नहीं हो पाएगा, उचित नहीं हो पाया, वाद का अनुचित मूल्यांकन है, इसके आधार पर क्या कर सकता है, वो विड्रॉवल कर सकता है। ये विड्रॉ की कंडीशन, इसमें से प्री निकल सकता है आपका, ठीक है। अब रूल 1A क्या बोल रहा है, रूल 1A याद रखिए क्या बोला, प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण होने की अनुज्ञा कब दी जाएगी। अगर प्रतिवादी है और प्रतिवादी का वादी के रूप में बनना है तो उसका अनुज्ञा लेनी पड़ेगी किसकी, कोर्ट की। प्रतिवादी का वादी के रूप में पक्षांतरण, वादी के रूप में पक्षांतरण, ठीक है। चलो रूल 2 पे आ जाओ। कब दी जाएगी, ये तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। कब दी जाएगी पक्षांतरण, कब, व्हेन, कब दी जाएगी। पॉइंट बना लो पहला कि प्रतिवादियों में से किसी का भी विधि का सारवान प्रश्न विनिश्चित किया जाना हो तब, प्रतिवादियों में से किसी का विधि का सारवान प्रश्न क्या किया जाना है, विनिश्चित किया जाना है, तब वो क्या बनेगा, वादी बनेगा। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। त्रुटि के कारण विफल हो गया है तब बनेगा, अगर कोई पहचान भंग है तब बनेगा, 80 का अगर अभाव है तब बनेगा, और अगर वाद का अनुचित मूल्यांकन है तब भी क्या बन सकता है, वो वादी बन सकता है। चलो आगे।
अच्छा, इसमें ये वाली चीजें हैं क्या विड्रॉवल वाले में? ये रूल 1A में ये जो मैंने लिखवाई 80 का नोटिस नहीं मिला, देखो जरा एक बार चेक करो क्रॉस, शायद नहीं है, नहीं है ना, तो ये अकेली विड्रॉवल की कंडीशन है और ये प्री में आ सकता है ना, तो ये याद रखना। इसमें सिर्फ अकेला ये बोल रहा है कि प्रतिवादी में से विधि का सारवान प्रश्न का अगर निश्चित करना है तो वो क्या बनेगा, वादी के रूप में, वो भी कोर्ट की परमिशन लगेगी। किसकी परमिशन लगेगी भैया? कोर्ट की अनुज्ञा से, ठीक है। और विड्रॉवल के लिए ये वाली चीजें आप याद रखना। ओके, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो 2, हाँ 2 है, 2 1A पढ़ा है अभी तो। परिसीमा विधि पर बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके? पहले बात का प्रभाव, मतलब कोर्ट की अनुज्ञा से आप नया सूट ला सकते हो। ये आपका 2 रूल ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि परिसीमा विधि पर पहले बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भैया ये बोल रहा है कि लिमिटेशन विधि पर पहले बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप तो नया सूट क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ये वाली बात आपका कौन बोल रहा है? रूल 2 बोल रहा है कि परिसीमा विधि पर पहले बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिसीमा विधि पर पहले बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो रूल 3 पे आ जाओ, बाद में समझौता। भैया बाद में समझौता, बाद में समझौता क्या बात कर रहा है? बाद में समझौते के बारे में भैया ये बोल रहा है लिखित हस्ताक्षर करके विषय वस्तु के दावे जैसे होगी। बाद का समझौता कैसे होगा? लिखित होगा, हस्ताक्षर होगा और विषय वस्तु दावे जैसा होगा। लिखित, हस्ताक्षर और विषय वस्तु के दावे जैसा। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। रूल 4A, रूल 3A, वो नहीं, रूल 3A क्या बोल रहा है? वाद का वर्जन, वाद का वर्जन के बारे में ये क्या करता है? वाद करता है, वाद का वर्जन। देखिए, समझौता विधि पूर्वक नहीं है तब अपास्त करने के लिए वाद नहीं है। अगर समझौता विधि पूर्वक नहीं है तो अपास्त करने के लिए वाद भी नहीं है, तो वाद का वर्जन है भैया। अगर आपका जो समझौता ही है 3 वाला, तो समझौता अगर विधि पूर्वक नहीं है, समझौता विधि पूर्ण नहीं है, तो भैया आपका फिर वाद नया सूट लाने से हम क्या कर सकते हैं? वर्जन कर सकते हैं, तब वाद अपास्त नहीं। पहले वाला वाद अपास्त नहीं होगा, दूसरा वाला चलता रहेगा। ठीक है, 3A पे आ जाओ। 3B क्या बोल रहा है? प्रतिनिधि वाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब अगर प्रविष्ट नहीं किया न्यायालय के अनुज्ञा के बिना तो कैसा होगा भैया? वो शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। और सूचना के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को, किसके? शून्य होगा, सभी सूचना के बाद प्रतिनिधि हित पक्षकारों को देने पर, इसे बोलते हैं प्रत्याहरण समझौता। इसे क्या बोलते हैं अपन? रूल 3B, प्रत्याहरण समझौता। क्या बोल रहा है? प्रतिनिधिवाद में अगर कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, अगर प्रतिनिधिवाद है, कोई करार हो जाता है या कोई समझौता हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। ये बोला सीधा सीधा कि वो क्या हो जाएगा? अगर न्यायालय द्वारा प्रविष्ट नहीं किया है और उन्होंने कर लिया तो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कैसा होगा? वो सीधा शून्य होगा। ये वाली बात ये बोलता है आपका 3B। ठीक है, 4 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, निष्पादन की प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। ये भी बोल रहा है एग्जीक्यूशन पे ये क्या नहीं होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अकेला 20 ऑर्डर 24 का नाम है, अकेला याद रख लो। क्या बोला? न्यायालय में जमा के बारे में बात करता है। ऑर्डर 24 छत्तीसगढ़ में आ सकता है। ऑर्डर 24 न्यायालय में जमा, है ना, न्यायालय में जमा। पेमेंट ऑफ कोर्ट, पेमेंट इनटू कोर्ट अगर पूछा जाए तो कहाँ है? 24 में है। ठीक है, 25 में खर्चे के लिए प्रतिभूति, ऑर्डर 25 खर्चे के लिए प्रतिभूति, ऑर्डर 25 हो गया। खर्चे के लिए प्रतिभूति अगर पूछा जाए कहाँ है, तो आपका ऑर्डर 25, ठीक है,
और अगर न्यायालय में जमा के पूछा जाए तो ऑर्डर 24। चलिए अब आ जाइए कमीशन पे। किस पे आ जाइए भैया? कमीशन पे आ जाइए, कमीशन पे। ठीक है, अब आपका मेन अगर स्टार्ट होगा अच्छे से तो 31 से स्टार्ट होगा, और 31 से आपको पढ़ना है बहुत शानदार, है ना। चलो 26 क्या बोल रहा है? साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन। किसके बारे में बात करता है? साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन और स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन। दो भागों में इसको बांटा गया है ना। कमीशन पहला साक्षियों की परीक्षा करने के लिए, दूसरा स्थानीय अन्वेषण के लिए। चलो ठीक है, इसके साथ सेक्शन कौन से पढ़ती हैं अपन? सेक्शन 20। इसके साथ सेक्शन कौन सा पढ़ा जाता है? 76। देखो 75 है ना, 75 यहाँ से पढ़ा जाता है इसके साथ। रीड विथ 75 के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो क्या है आप पढ़ते हैं, पढ़े। रीड। क्या लिखा? वे मामले जिसमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा? तो ये एक जनरल नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति अंग शैथिल्य है, कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, कोई व्यक्ति को छूट मिली है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, तो उसको परीक्षा करने के लिए क्या निकाल सकेंगे? समय कमीशन निकाल सकेगा। और यही वाली बात आपको 75 के ए में दिख जाएगी। किसमें दिख जाएगी आपको? 75 के सेक्शन 75 के ए में। या अगर कोई व्यक्ति रोग है, अंग शैथिल्य है, और अगर छूट मिली है, तो उसके लिए क्या निकाल सकता है? साक्षियों के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन। ये आपका रूल 1 है। चलिए, परंतु न्यायालय कारण लेखबद्ध करेगा, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा किसको? कोर्ट को। चलो रूल 2, कमीशन के लिए आदेश कैसे देगा? रूल 2 नहीं, कमीशन के लिए आदेश क्या? आवेदन। आदेश दो चीजों पे, एक तो 100 प्रेरणा पे दे देगा, या तो अगर कोई पक्षकार क्या करता है, आवेदन करता है, तो दे देगा। और आवेदन के साथ क्या होगा? शपथ पत्र, एफिडेविट, ये वाली चीज होनी चाहिए। चलो रूल 4 पे आ जाइए। 3 छोड़ दो, देखना है तो देख लो। 3 भी देख लो। जहां साक्षी न्यायालय की अधिकारिता में निवास करता है, तो अधिकारिता के बाहर अगर राज्य सरकार की लोक सेवा में, लोक सेवा के अपाय या हाई कोर्ट से भिन्न न्यायालय, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 4, वे व्यक्ति जिनकी परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जा सकेगा। ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं? पढ़ लो जरा ये। हम्म
परंतु और ही प्रश्न परिप्रश्नों द्वारा ऐसे व्यक्ति का परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबंद किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक न समझे। सेकेंड, ऐसे कमीशन उच्च न्यायालय से भी किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम इसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति हाँ, मतलब सीधी सीधी बात, ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर है या बाहर जाने वाला है या कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है या कोई राज्य सरकार की सेवा में कोई लोक सेवा से अपाय कर सकता है या कोई हाई कोर्ट से भिन्न अगर कोई न्यायालय ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर निकाला है और उससे बचने के लिए कर रहा है तो वो व्यक्ति आप देख लेना जरा, उसमें पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है। लेकिन बस रूल 4 आपका मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज से सिर्फ यही पूछेगा कि कौन से व्यक्ति के खिलाफ, तो आप पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और रूल 4A 2002 में अमेंड हुआ है, रूल 4A 2002 पढ़ना, रूल 4A। कमीशन, न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन डिक्री आदेश निष्पादन पर लागू होगा। सिर्फ इतना लिखना है, डिक्री आदेश के निष्पादन पर लागू होगा। क्या अगर न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति की परीक्षा के लिए अगर कमीशन लगाना है तो वो डिक्री आदेश की निष्पादन सीमा पे लागू होगा। 4A में सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए 5 देख लीजिए जरा, इसकी हेडिंग अकेली, अनुरोध पत्र, कमीशन या अनुरोध पत्र, मतलब सेक्शन 77 के साथ यहाँ से डील कर सकते हो आप। वहां पे भी अनुरोध पत्र के बारे में बात बोली गई है और यहाँ पे भी आपका अनुरोध पत्र के बारे में बात बोली, बाकी सब छोड़ दो। चलो इस पे आ जाओ, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन इंपोर्टेंट है। रूल 9 क्या बोला? रूल 9, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन, यदि न्यायालय में विवाद है तो विशदीकरण के या बाजार मूल्य के या अंतकालीन लाभ या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभ के लिए क्या कर सकते हैं? वो कमीशन जारी कर सकते हैं। 3-4 चीजें यहाँ पे हैं, इसको पढ़ा जाता है हमेशा रीड विथ 75 का बी। किसके साथ? 75 के बी के साथ यही वाला लिखा है, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन, और यही इंपॉर्टेंट है, स्थानीय अन्वेषण के लिए क्या करेंगे हम भैया? कमीशन जारी कर देंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया है यदि न्यायालय में अगर कोई विवाद है, न्यायालय की जुरिडिक्शन में यदि कोई क्या है? विवाद है, और विशदीकरण के या विवाद कौन कौन से हैं? एक तो आपका है विशदीकरण, बाजार मूल्य, अंतकालीन लाभ, नुकसान, शुद्ध लाभ और रकम संबंधी अगर विवाद है, ठीक है, तो उस संबंध में क्या करेंगे? स्थानीय अन्वेषण के लिए क्या होगा? कमीशन जारी होगा। तो ये वाली चीज आपको यहां से थोड़ा सा कवर करना है। चलिए रूल 10 क्या बोल रहा है? कमीशन के लिए प्रक्रिया के बारे में बात करता है आपका रूल 10। कमीशन की प्रक्रिया, स्थानीय अन्वेषण के पश्चात हस्ताक्षरित या साक्ष्य में लौटाया जाएगा। अगर कमीशन के लिए प्रक्रिया क्या है? स्थानीय अन्वेषण के पश्चात क्या करेंगे? साक्ष्य द्वारा लौटाया जाएगा या साक्ष्य में लौटाया जाएगा, सिग्नेचर करके, हस्ताक्षरित करके साक्ष्य में लौटाया जाएगा। ये आपकी प्रक्रिया है। रिपोर्ट या अभिसाक्ष्य में साक्ष्य होंगे, ये वाले आपका रूल 10 में ही बोला गया है। और कमीशन का व्यक्तिगत रूप से परीक्षा किया जाना, न्यायालय यदि अनसर्टिफाइड है तो अतिरिक्त जांच का भी आदेश दे सकता है भैया, तो फिर आपका अतिरिक्त आदेश की जांच दे सकता है, आपका रूल 10 आपका बोलता है, ठीक है। क्लियर? प्रक्रिया है वहां पे कमीशन के निष्पादन की, ठीक है। रूल 10 में आपका क्या है? प्रक्रिया है कि नहीं है कमीशन के लिए? तो स्थानीय अन्वेषण के पश्चात हस्ताक्षरित और आपका एविडेंस द्वारा लौटाया जाएगा, एविडेंस में, ठीक है। ये वाली चीज आपको देनी। और अगर कोर्ट अनसेटिस्फाइड है उस कमीशन से तो वो क्या करेगा? एडिशनल इंक्वायरी की भी क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। आ जाइए, इसका तीसरा जो पार्ट है, वैज्ञानिक अन्वेषण अनुसंचिवीय कार्य या जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? 71A पढ़ लिया, इसी के 75A भी देख लिया, 75B भी देख लिया। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका वैज्ञानिक अन्वेषण। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए नहीं, 3 चीजों के लिए है ना, वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसंचिवीय कार्रवाई, अनुसंचिवीय कार्रवाई
और जंगम संपत्ति के लिए कमीशन। ठीक है, चलो, विक्रय के लिए कमीशन है ना, सेल करना है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक आपका रूल 11 के 10A 10A इसके साथ पढ़ना है रीड विथ 75 का ई 75 का ई। देखो इसके साथ ये क्या है, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन के बारे में बात करता है आपका 75 का ई और 10A। ठीक है, इसके बाद 10B देखो, 10B इसको रीड विथ किसके साथ करना है आपका 75 जी के साथ, 75 जी के साथ। अनुसचवीय कार्रवाई, मतलब ये अनुसचवीय कार्रवाई आपका 10B में मिलेगा, वैज्ञानिक अन्वेषण आपका 10A में मिलेगा। ठीक है, और आपका जंगम संपत्ति के विक्रय के बारे में आपका कौन बनेगा 10C बनेगा। और रीड विथ किसके साथ करना है आपको 75 के एफ के साथ, किसके साथ 75 के एफ के साथ। चलो, ये इतना हो गया आपका सेक्शन। आपका सेक्शन और रूल दोनों इंपोर्टेंट है, अकेला आपका नाम ही काफी है। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए 10A, अनुसूचित कार्रवाई के लिए 10B और जंगम संपत्ति के लिए कमीशन आपका 10C। क्लियर। चलिए, अब लेखाओं की परीक्षा के लिए कमीशन, लेखाओं की परीक्षा के लिए कमीशन, लेखाओं की परीक्षा के लिए कमीशन। क्या बोला है रूल 13, स्थावर संपत्ति की विभाजन के लिए कमीशन व्यक्ति के नाम से। ये कहाँ दिया है आपका 75 का डी, 75 का डी है ना, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन। स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए क्या है भैया आपका कमीशन है। और ये रूल कितना है आपका, रूल बताओ जल्दी, 13। ठीक है, अरे यही तो पढ़ना है, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन। ठीक है, रूल 11 यही तो पढ़ना है। क्या लिखा है, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए। हाँ, तो ये आपका है रीड विथ किसके साथ करना है 75 का सी। देखो जरा, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन, सीधा हेडिंग आएगी, लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन कहाँ है, रूल 11। उस व्यक्ति के नाम से होगा, लेखाओं की परीक्षा उस व्यक्ति के नाम से है 75 का सी। ठीक है, 12 देख लो, 12 अकेला नाम, अकेला न्यायालय कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश देगा। न्यायालय किसको देगा, कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश। न्यायालय कमिश्नर को आवश्यक अनुदेश देगा। ठीक है, ये वाली चीज आ जाइए। रूल 13 यही बोल रहा था ना मैं अभी, ये संपत्ति के विभाजन, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन है। मतलब विभाजन के लिए कमीशन अगर पूछा जाए, विभाजन के लिए कमीशन, तो आपका रूल 13 ये स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन है। स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए कमीशन, विभाजन के लिए कमीशन। ये रीड विथ किसके साथ करना है अपने को 75 के डी के साथ। सी में आपका लेखाओं का है, डी में आपका विभाजन का है। यह भी किसके नाम से, उस व्यक्ति के नाम से, जिसका विभाजन है उस व्यक्ति के नाम से। ठीक है, अकेला कमीशन की अगर प्रक्रिया पूछी जाए तो कमीशन की प्रक्रिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है भैया। रूल 14 कमीशन की क्या है भैया, वो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। तो कमीशन की प्रक्रिया रूल 14। ओके, अब साधारण उपबंध देख लो जरा, कमीशन के संबंध में साधारण उपबंध। हाँ, इसमें आप 16 पढ़ लो। कमीशन की प्रक्रिया कहाँ है, देखो इसको ऐसे बना लेते हैं तो याद ही हो जाएगा ये। देखो आपका रूल 14 क्या बोल रहा है, कमीशन की प्रक्रिया है ना। और पावर कहाँ है,
कमिश्नर की, 16 में आपकी कमिश्नर की पावर है, किसकी है कि नहीं है? कमिश्नरों की पावर लिखा है, ठीक है। क्या पावर है बताओ? पक्षकार की परीक्षा कर सकेंगे। पहली चीज अगर मैं पावर बोलूं किसकी, कमिश्नरों की, पहली परीक्षा कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे वो? परीक्षा कर सकेंगे, पहली पावर। दूसरी पावर क्या बोल रहा है? जांच के विषय में दस्तावेज मंगवा सकेंगे, क्या करेंगे? दस्तावेज मंगवा सकेंगे। तीसरी पावर क्या है? आदेश के भीतर किसी भूमि का निर्माण यानी इसके भीतर प्रवेश कर सकेंगे, मतलब क्या कर सकेंगे? भूमि में क्या कर सकेंगे? प्रवेश कर जांच कर सकेंगे, प्रवेश कर जांच कर सकेंगे। तो ये वाली चीज आपकी क्या है? इनकी पावर है। ओके, चलिए 17 पे आ जाइए। 16 तो आपको कवर है। 17, कमिश्नर के समक्ष साक्ष्यों की हाजिरी और उनकी परीक्षा कैसे की जाएगी? जैसे सिविल न्यायालय द्वारा की जाती है। अगर इन कमिश्नर और पावर लिख लो, आपका रूल 17 में ही पावर है इसकी, कि जो कमिश्नर हैं, कमिश्नरों के समक्ष साक्षी की परीक्षा कैसे होगी? एज अ सिविल कोर्ट, जैसे कैसे लेता है? एक सिविल कोर्ट लेता है वैसे ही द्वारा की जाएगी, ठीक है। 18 देख लो जरा। 18 क्या बोल रहा है? निष्पादन कार्रवाइयों पे ये लागू होता है। ये क्या होता है? निष्पादन 18A है, हाँ सॉरी 18A। 18A क्या बोल रहा है? निष्पादन कार्रवाइयों पे लागू होगा। निष्पादन कार्रवाइयों पे क्या होता है आपका? लागू होता है। निष्पादन कार्रवाइयों पर आदेशिका, आदेश का लागू होना, क्लियर। चलिए 18B देखो क्या लिखा है? कमीशन के लौटाए जाने पर नियत समय दिया जाना चाहिए। कमीशन के लौटाए जाने का नियत समय, तो लौटाए जाने का नियत समय क्लियर। चलो इसमें अब आपका विदेशी अधिकरणों में प्रेरणा पर निकाले गए समय अकेला, इसमें ऑर्डर 20 देख लो जरा, रूल 20 देख लो जरा, ऑर्डर नहीं, रूल 20। कमीशन निकलवाने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में पक्षकार द्वारा या फॉरेन लॉ ऑफिसर द्वारा। अगर आपको विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा के लिए समय निकालना है तो उच्च न्यायालय में आपको आवेदन करना पड़ेगा, किसके द्वारा? पक्षकार के द्वारा या फॉरेन ऑफिसर के द्वारा। रूल आपका 20 यहाँ पे यही है। ओके, ओके। चलो उच्च न्यायालय में होगा कमीशन निकलवाने के लिए आवेदन, अगर विदेशी प्राधिकरण पे निकलवाना है तो। ओके, चलिए अब आ गया आपका ऑर्डर 27। 27 क्या बोल रहा है? सरकार के या अपने पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध बात। सरकार के, ये अकेला सेक्शन का, ये आपका सेक्शन सॉरी ऑर्डर का जो नाम है आपका ऑर्डर 27, ये सरकार के बारे में। और इसके साथ हमें सेक्शन पढ़ना पड़ता है कौन सा? 89, 89 है ना। इसको 89 के साथ देखना तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी आपकी, कवर हो जाएंगी 89 के साथ। आप अगर आप देखोगे तो ठीक है। चलिए आइए रेड करते हैं। क्या लिखा है? सरकार के या अपने पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन। सरकार के, सरकार के द्वारा, सरकार के या
अपने पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध भी क्या है, इसमें वाद के बारे में बात बोला गया है आपके 27 में। रूल 1 पे आ जाइए। क्या है रूल 1? सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। या उसके विरुद्ध वाद के बारे में ये बात करता है। ये कैसे आएगा, पढ़ना जरा। सरकार के द्वारा या विरुद्ध किसी भी बात में वादपत्र या लिखित प्रश्न ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जिसे सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा एक नियमित नियुक्त करे और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाए जिससे सरकार इस प्रकार नियुक्त करे और जो मामले के तथ्य से परिचित है। हो गया, बस सबकी सीधी बात। मतलब अगर सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद लाना है तो वाद पत्र या लिखित कथन फाइल करने वाला वह व्यक्ति जिसे सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा क्या किया है, नियुक्त किया है। क्लियर बात। सरकार के विरुद्ध वाद WS या वाद पत्र फाइल करने वाला वह व्यक्ति जिसे सरकार ने क्या किया है, नियुक्त किया है ना, या उस मामले की परिस्थिति तथ्यों से क्या है, परिचित है वो व्यक्ति। चलिए इसके साथ ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़िए जरा। रूल 2। अब देखो सरकार के लिए कार्य करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति, रूल 2। सरकार के लिए कार्य करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति, सरकार के लिए कार्य करने वाला कौन होगा, वो सरकार की तरफ से क्या होगा, उपसंजात होगा। पहली चीज क्या होगा, वो कार्य करेगा तो उनकी तरफ से क्या होगा, उपसंजात होगा। कार्य करेंगे, आवेदन कर सकेगा, कार्य करेगा और आवेदन भी कर सकेगा। चलो रूल 3 पे आ जाइए। वादों के वाद पत्र, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के वाद पत्र, वादी या प्रतिवादी 79 में नामित व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध भारत संघ द्वारा और स्टेट में राज्य के, है ना, ये वाली बात बोला है। वाद पत्र किसके विरुद्ध आएगा, केंद्र सरकार में है तो किसके, भारत संघ के नाम से, अगर स्टेट में है तो राज्य के नाम से आएगा। ठीक है, और जो वादी या प्रतिवादी है तो 79 में जो नामित व्यक्ति है उसके नाम से आएगा। क्लियर, बस इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, आ जाओ आगे। हाँ ठीक है, रूल 5 जो आदेश का प्राप्त करने वाला सरकार का भी करता है वो रूल 5 में देखो, सरकार की ओर से उपसंजात होने के लिए जो नियत दिन है वो आएगा। देखो इसमें लिखा है गवर्नमेंट प्लीडर, लिखा है नियत दिन किया जाना, गवर्नमेंट प्लीडर WS देता है कौन है, WS गवर्नमेंट प्लीडर। बट 2 माह से अगर अधिक है तो नहीं बढ़ा सकते, है ना। चलो छोड़ दो, नो इम्पोर्टेंट। 2 माह अकेला देख लो कहाँ लिखा है। नियत दिन 2 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते, ये लिखा है उसमें। सरकार की ओर से उपसंजात होने के लिए नियत दिन किया जाना, तो नियत दिन अगर आप प्लीडर जो है, प्लीडर क्या देगा, उस नियत दिन के पहले पहले क्या देगा, वो WS देगा। ये आपका 6 है ना कि 5A है, 5A है, 5 है, रूल 5। ठीक है, ये क्या है, उपसंजात होने के लिए नियत किया जाना। टाइम देंगे, कितना समय है भैया, 2 माह से अधिक होगा क्या, नहीं। और इसी बीच में आपके प्लीडर को क्या देना है भैया, WS, और वो गवर्नमेंट प्लीडर है, प्लीडर नहीं है, कौन है, गवर्नमेंट प्लीडर है, सरकारी प्लीडर। ठीक है, 5 है देखो, लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद में सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना। पक्षकार के रूप में खुद लड़ेगा, कौन लगेगा, वो खुद लड़ेगा। लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद या सरकार को पक्षकार के रूप में क्या कर रहे हैं, अपन संयोजित कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद लड़ेंगे। नॉट इम्पोर्टेंट, बस अकेला याद रखना। ठीक है, खुद लड़ लेंगे अगर वो सरकार के रूप में नियोजित करेंगे। ठीक है, 5B देखो जरा, न्यायालय का कर्तव्य। ठीक है, मतलब लोट न्यायालय का क्या कर्तव्य है, न्यायालय ये एडजस्टमेंट दे सकती है, न्यायालय सेटल करा सकती है ना, यही है कि नहीं है। सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों के निपटारे करने में न्यायालय का क्या कर्तव्य है, सरकार या लोक अधिकारों के विरुद्ध अगर वादे का निपटारा करवाना है किसको, कोर्ट को, तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो सेटलमेंट करा देगी
या तो एडजमेंट कर देगी, चलो पोस्टपोन कर देते हैं मामला, है ना। तो कोर्ट ये दो सहायता करती है कि अगर सरकार के विरुद्ध या लोक सेवक, लोक प्राधिकारी ना, हाँ, के विरुद्ध अगर डिस्पोज करना है मैटर, तो वो क्या करेगी, कोर्ट या तो उसको सेटल करा देगी और या तो आप क्या कर देगी, एडजर्न कर देगी। ये क्या करती है, कोर्ट सहायता करती है। सहायता करेगी कौन, कोर्ट। ये कौन सा है रूल, 5B। चलो 6 देख लो जरा, सरकार के विरुद्ध वाद के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने योग्य हाजिर की, जो कोर्ट आदेश देगा वो व्यक्ति क्या आएगा, उत्तर दे सकेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। 8 भी पढ़ लो डायरेक्ट अब तो। लोक अधिकारी के विरुद्ध 8 भी, हाँ, सरकार और सरकारी प्लीडर की परिभाषा। ठीक है, यही वाली चीज आप सेंट्रल के हिसाब से पढ़ लेना और स्टेट के हिसाब से भी पढ़ लेना। तो ये 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सरकार और सरकारी प्लीडर की परिभाषा। और ये आपकी परिभाषा 2K14 में आपको देखने मिलेगी, सरकारी प्लीडर। और 2K7 और 2K14 देखो। ठीक है, क्लियर। चलो ये आपका हो गया 27 भी खत्म कि नहीं खत्म। 15 में आपका है प्लीडर और इसमें है आपका गवर्नमेंट प्लीडर। तो 15 में आपका प्लीडर और 2K7 में गवर्नमेंट प्लीडर। 14 नहीं, 14 में तो ऑर्डर है ना। चल इसके साथ किस कौन सा सेक्शन पढ़ा है अपन ने, 9, ये याद रखना। ठीक है, ऑर्डर 27A जरा एक बार नजर घुमा लो इस पे। क्या बोला है, वे वाद जिनमें संविधान के निर्वाचन या किसी कानून की लिखित विधि मान्यता संबंध कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्वृत्त हो। बस अकेला संविधान के निर्वाचन, कानूनी लिखित की विधि मान्य संबंधी सारभूत प्रश्न हो तो वो समझे जाएंगे संविधान के प्रश्न है। और उसको कौन भैया क्या किसको सूचना देगा, महाधिवक्ता महान्यायवादी को सूचना लिखा है कि नहीं लिखा है। संविधानिकता की वैधता संबंधी अगर कोई प्रश्न हो तो सूचना महाधिवक्ता या महान्यायवादी को देना है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो 27A भी सुने रहिए, संविधानिकता के निर्वाचन या कानूनी की लिखित विधि मान्यता के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो उसके बारे में ये बात करता है। 28 भी आप सुने रहिए। 28 क्या बोल रहा है, ऑर्डर 28 सैनिक नौसैनिक वायु सैनिक के विरुद्ध वाद, जो कि आईपीसी में भी हम पढ़ चुके हैं ना। पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, आईपीसी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब तो आईपीसी नई वाली आने वाली है भैया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसमें क्या है। लेकिन ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो सकता है उसको। नॉट ए बिग डील बट ठीक है, जो है अच्छे के लिए होता है। बहुत पुरानी हो गई थी, अब नई आ गई है, नए मजे लीजिए। सब लोग फ्रेश हैं, जज से लेके क्लाइंट से लेके बच्चे तक लेके सब फ्रेश है, सबको फ्रेश पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो कोई आजकल एक्सपर्ट आपको मिलेगा नहीं मेजर एक्ट में। तो तो 28 नौसैनिक वायुसैनिक, ठीक है। हाँ, ऑर्डर 29 क्या बोल रहा है, ऑर्डर 29 निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। किसके द्वारा, निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सीधी सीधी एक ही चीज याद रख लो कि निगम द्वारा या निगम पे तामीली कैसी होगी, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा होगी। जो उसका निगम द्वारा, ये 29 आपका बोल रहा है निगम। एक होता है सोनू निगम और एक होता है सीपीसी का निगम। ठीक है, 29 में आपका सीपीसी का निगम है। ठीक है, तो ये वाली निगम आपके लिए याद रखना आप, तो आपको याद हो जाएगा। और इसका रूल 2 है, निगम पे तामीली कैसे होगी। किस पे तामीली भैया, निगम पर तामीली कैसे होगी, तो वो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा होगी। किसकी द्वारा होगी, रजिस्ट्रीकृत। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और किस पे होगी, तो ये तो अपन पढ़ के आए हैं, जब भी अपन ने तामील किया है तो निगम के सचिव पे होगी। पढ़ा है ना सीआरपीसी में, सचिव पे होगी, निदेशक पे होगी, और उसका कोई प्रधान व्यक्ति है उस पे भी होगी। तो बस ये वाली चीज तो जनरल है,
प्रधान पे होगी, निदेशक पे होगी, या उसके कोई सचिव पे होगी। तो ये वाली आपको मेरी थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। तो 29 में क्या है, निगम है। 28 में क्या है, नौसैनिक वायुसैनिक, ठीक है। 27A में क्या है आपका, संविधान के निर्वाचन किसी कानूनी की लिखित विधि मान्यता के बारे में बात करी गई है। आपका 30 ऑर्डर 30 ऑर्डर 30 30। अब आपके जो 10 ऑर्डर चलेंगे, वो 10 ऑर्डर बहुत खतरनाक हैं आपके 32 से, है ना। 32 भी पूरा जा रहा है आपका। उसके बाद आपका 33 तो पूरा ही जा रहा है, पूरा ही पढ़ना है। 34 भी कुछ नहीं छोड़ना है, थोड़ा ही बहुत ही छोड़ सकते हैं। 35 तो छोटा ही है अपने आप में, तो उसको तो पूरा ही कवर करना है। 36 स्पेशल मामले के बारे में बात करता है। 37 भी छोटा सा है थोड़ा सा। 38 भी आपका लगभग बड़ा सा है। 39 भी बड़ा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अब आपको पढ़ने मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। और आपका 31 भी आपका बड़ा है, बहुत बड़ा है 31 तो, है ना। और बाकी बस आपको मतलब आपको 41 तक का कवर करना है। कितने तक का, अच्छे से अच्छे चीज़ में आपको 41 तक, ठीक है। हाँ, 30 क्या है, 30 आपका फर्म और नाम या विभिन्न नामों में कारोबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध बात के बारे में। 30 इसलिए बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में आ सकता है ये। तो ऑर्डर 30 पूछ लिया तो क्या करोगे, फर्म नाम से याद रखना कि फर्म वगैरह के बारे में कहा है, तो ऑर्डर 30 है आपका, ठीक है। 31 किसके बारे में बात है, ऑर्डर 31 न्यासी या निष्पादक या प्रशासक उसके विरुद्ध बात के बारे में। न्यासी, निष्पादक, प्रशासक उसके विरुद्ध की बात के बारे में आपका ऑर्डर 31 है, ठीक है। चलिए ऑर्डर 32 पे आ जाते हैं, करें ऑर्डर 32। चलिए ऑर्डर 32 किसके बारे में बात कर रहा है, अवयस्क विकृतिचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। अवयस्क विकृतिचित्त व्यक्तियों द्वारा या इनके अगेंस्ट में क्या आ रहा है, कोई सूट आ रहा है, इसके बारे में ये क्या होती है, बात होती है 31 में। टोटल रूल कितने इसमें, 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से 16 रूल याद हो जाएंगे कि भैया 16 है इसमें। चलिए देखो क्या है रूल 1। देखो रूल 1 ये बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है रूल 1, ये बोल रहा है रूल 1, अवयस्क वाद मित्र द्वारा या वाद मित्र द्वारा वाद लाएगा। जो अवयस्क है, जो अवयस्क है वो वाद मित्र द्वारा वाद लाता है, वाद मित्र द्वारा वाद लाता है, ठीक है। मतलब प्रतिवादी का होता है वादार्थ संरक्षक और आपका वादी का क्या होता है, वाद मित्र। यहाँ पे लिख लो, प्रतिवादी का जो आएगा वो आता है वादार्थ संरक्षण, वादार्थ संरक्षण, और वादी का कौन आएगा आपका, वाद मित्र। वादार्थ संरक्षण और वादी का क्या आएगा आपका, वाद मित्र आएगा। क्लियर, ठीक है। तो अकेला इतना याद रखना कि अवयस्क का वाद मित्र आता है वाद लेके, तो रूल 1 आपका क्लियर हो गया। रूल 2 आपका क्या लिखा है, जहां वाद मित्र के बिना वाद संचित किया जाए तो वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा तो खर्चा दिया जाए। सबकी सीधी बात, तो वाद पत्र फाइल किया जाए तो वहां पे क्या दिया जाएगा, खर्चे दिए जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात है अगर वाद मित्र के बिना फाइल करते हो तो, ठीक है। 2 है क्या बोल रहा है, वाद मित्र द्वारा प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट है, मतलब किसी भी प्रकरण पर कोर्ट फीस का खर्चा दे, कौन देगा भैया, वाद मित्र देगा। प्रतिभूति का तब दिया जाएगा जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाता है उसको। तो जब प्रतिभूति का खर्चा कब देगा भैया, वो देगा भैया कोर्ट की फीस में देगा आपका, मतलब कोर्ट फीस पर खर्चा देगा कौन, खर्चा दे वाद मित्र दे, कोर्ट फीस का खर्चा कौन देगा, वाद मित्र देगा, ठीक है। तो ये आपका 2A भी है, ठीक है, कि वाद मित्र प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए।
किसी भी प्रक्रम में, ठीक है। चलो, रूल 3 क्या बात कर रहा है? अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति। अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति भैया किसमें बताई गई है आपकी? हाँ, तो भैया अवयस्क प्रतिवादी के लिए वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति आपकी कहाँ है? रूल 3 में है, ठीक है। चलो 3A देखो, अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ा हो। मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ है ना, इंजरी नहीं हुई ना, तो अपास्त नहीं होगा। सबकी सीधी बात, अवयस्क की डिक्री को तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा। रूल 3A लिखा है ना। अवयस्क के विरुद्ध अगर कोई डिक्री आई है, अवयस्क के विरुद्ध डिक्री का अपास्त नहीं होगी भैया। क्यों? क्योंकि उसको कोई लॉस नहीं हुआ, उसको कोई इंजरी नहीं हुई है, तो क्या अपास्त हो जाएगी क्या डिग्री? नहीं होगी। ये आपका 3A बात करता है, ठीक है, 3A बात करता है। आ जाइए रूल 4, कौन वाद मित्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा या वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकेगा? ये सीधा सीधा किया जा सकेगा। तो देखो ये बोला है अवयस्क का हितबद्ध नहीं है जो व्यक्ति, क्या नहीं है? जो अवयस्क का हितबद्ध नहीं है, कोर्ट अपने अधिकारी में से वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकता है। मतलब जो अवयस्क का हितबद्ध नहीं है, पहली चीज तो आप पूर्व में ये याद रखना कि वादार्थ संरक्षक व्यस्क या स्वस्थ चित्र हो, वादार्थ संरक्षक से या वादपत्र की हैसियत से कार्य करता है। कौन होगा? पहली चीज तो देखो, दो भागों में इसको बांट के पढ़ लेते हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में ये वाली चीज क्लिक कर जाएगी। रूल 4 ये बोल रहा है कि कौन वादपत्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा। पहली चीज, वाद मित्र की कार्य कर सकेगा। कौन वाद मित्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा? या वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर है। तो कौन करेगा? जो व्यक्ति वयस्क है। कौन है? वयस्क है, स्वस्थ चित्त है, वही होगा ना नियुक्त, कि नहीं होगा? जो वयस्क है, स्वस्थ चित्त है, उसी को आप वाद मित्र बना सकते हो और वादार्थ संरक्षक भी नियुक्त, जो स्वस्थ चित्त है और वयस्क है, ठीक है। और ये क्या करेगा? विधिक हैसियत से काम करेगा। क्या काम करेगा? इसकी हैसियत से काम करेगा भैया, वाद मित्र या वादार्थ की हैसियत से कार्य करेगा। ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है। और सूट अगर आपको लगाना है तो आपको लिखित सहमति चाहिए। किसकी सहमति चाहिए भैया? वाद मित्र की या वादार्थ संरक्षक की लिखित सहमति से ही सूट हो पाएगा, ठीक है। ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर अवयस्क का हितबद्ध नहीं है, ये तो क्या है आपका, अगर अवयस्क का कोई हितबद्ध ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो फिर भैया कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट अपना ऑफिसर वो क्या कर सकता है? वादार्थ संरक्षक नियुक्त कर सकता है। लिखा है, ठीक है। आ जाइए अब सीधा सीधा आप रूल 6 देखो, अवयस्क की ओर से वाद मित्र या वादा संरक्षक की डिग्री के अधीन संपत्ति प्राप्त करेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी भैया। क्या देनी पड़ेगी? अगर आप डिग्री प्राप्त कर रहे हो अवयस्क के बिहाफ पे, चाहे आप वादार्थ संरक्षक हो चाहे आप वाद मित्र हो, तो आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। तो भैया ये आपका रूल 6, डिग्री प्राप्त करना तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। किसको?
वाद मित्र और आपके वादार्थ संरक्षण को। ओके, अव्यस्क की डिग्री ये ठीक है। चलो इसके बाद आ जाइए रूल 7। रूल 7 क्या बोल रहा है आपका, वाद मित्र या वादार्थ संरक्षण द्वारा करार या समझौता, ये कोर्ट की परमिशन से होगा कि कोर्ट की परमिशन के अगर बिना कर रहे हो। देखो कोर्ट की परमिशन के बिना पहली चीज तो नहीं होगा, ठीक है, विदाउट परमिशन। अवयस्क के सिवाय सभी पक्षकारों के लिए ये क्या हो जाएगा, शून्य। अगर विदाउट परमिशन कर लेते हो तो फिर ये कैसा है भैया, शून्य करनी है। कैसा है ये, शून्य करनी। प्री के लिए देखना सभी पक्षकारों के विकल्प पे क्या हो जाएगा, ये शून्य करनी हो जाएगा। रूल 7, रूल 7 क्या बोल रहा है, रूल 7, वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता, वाद मित्र या वादार्थ संरक्षण द्वारा करार या समझौता अगर करना है पहली चीज तो क्या करोगे, कोर्ट की लगेगी क्या, परमिशन। अगर कोर्ट की परमिशन नहीं ली तो ये क्या होगा, पक्षकारों के विकल्प पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा शून्य करनी है। क्या हो जाएगा, शून्य करनी हो जाएगा। आ जाइए रूल 8। रूल 8 छोड़ दो, निवृत्ति के बारे में बात कर रहा है। रूल 9 आ जाओ, वाद मित्र का हटाया जाना। रूल 9 वेरी इंपॉर्टेंट, किसका, वाद मित्र का हटाया जाना। वाद मित्र का क्या करना है अपन को, हटाया जाना के बारे में बात करता है आपका रूल 9। रूल 9 आपका वाद मित्र को हटाए जाने के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, अगर वाद लंबित रहने के दौरान भारत में निवास छोड़ देता है, वाद पेंडिंग में है और अगर वह भारत में निवास क्या कर सकता है, छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हटा देंगे। दूसरा, अवयस्क के हित पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसको हटा देंगे। कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो उसको हटा देंगे। 3 चीजें याद रख लो। अगर क्या है, वाद आपका लंबित है, लंबित रहने के दौरान भारत में निवास छोड़ देता है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, दूसरी चीज, अवयस्क के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवयस्क के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या बोल रहा है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तो क्या है भैया, बाल लंबित रहने के दौरान भारत में निवास छोड़ देता है, अवयस्क के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तो रूल 9 ऑर्डर 32 के तहत वाद मित्र को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, ठीक है। 10 में क्या बोला है, रूल 10 क्या बोला है, वाद मित्र के हटाए जाने और आदि पर कार्रवाई को रोका जाना। अब इसकी वाद मित्र के हटाए जाने या आदि कार्रवाई का रोका जाना, तो एक चीज इसमें बोला गया है कि रोकेंगे कब, जब अवयस्क वादी व्यस्क हो जाता है तो रोकी नहीं जाएगी। क्या बोल रहा है, देखो जरा इसको पढ़ो। करने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वाद मित्र नियुक्त किया जाए और न्यायालय ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जहां जैसे वो ठीक समझे। ठीक है, मतलब कब तक रुकना है, जब तक नया ना आ जाए। क्लियर बात है, जब तक नया ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, वाद मित्र की अगर मृत्यु हो गई तो उस पर भी रोक देंगे, ठीक है। लिखा है कि नहीं लिखा है, वाद मित्र की
मृत्यु पर भी रुक जाएगा। जब तक कि अवयस्क का जो प्लीडर है वो दूसरा वाद मित्र नहीं ला देता तब तक रुक जाएगा, है ना। दूसरा नियुक्त ना हो जाए तब तक रुक जाएगा, ठीक है। और अगर अवयस्कवादी खुद वयस्क हो जाता है तो वो खुद आके रोक सकता है, ठीक है। अब हमें वाद मित्र नहीं चाहिए, अब तो हम खुद वयस्क हो गए हैं, ठीक है। ये वाली चीज आप ध्यान रखना। चलो रूल 13 पे आ जाओ डायरेक्ट। 13 क्या बोल रहा है, जहां अवयस्क सहवादी या वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है। अवयस्क सहवादी या वयस्क होने पर वाद का निराकरण करने की वांछा करता है। तो ये वाली चीज वही है कि अवयस्क अगर वादी वयस्क हो जाता है, अगर वो व्याख्या करता है तो हो जाएगा, उसको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नोटिस रिक्वायर होता है क्या, क्वेश्चन ये आएगा, नोटिस रिक्वायर होता है क्या। उसको रोका नहीं जाएगा भैया, पहली चीज, अगर वो खुद इच्छा जता रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा। नोटिस रिक्वायर होगा क्या, नोटिस रिक्वायरेबल बाय पार्टी टू नेक्स्ट फ्रेंड, इंपोर्टेंट है भैया। नोटिस रिक्वायर टू पार्टी टू बी नेक्स्ट फ्रेंड, उसको वाद मित्र को नोटिस रिक्वायर है, ठीक है। रोकी नहीं जाएगी लेकिन नोटिस रिक्वायरेबल है। चलो 14 देखो, अयुक्ति युक्त या अनुचित वाद, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। खारिजी के लिए आवेदन वाद मित्र की अनुमति से अवयस्क व्यक्ति अवयस्क वयस्क होने पर करेगा। देख रहा है कितनी बड़ी बात बोली है। अगर खारिजी के लिए आवेदन करना है किसको, अवयस्क को, जो कि अब क्या हो गया है, व्यस्क हो गया, तो वाद मित्र की अनुमति से करेगा। किसकी अनुमति से करेगा, रूल 14 क्या बोला गया है आपका, अयुक्ति युक्त अनुचित वाद, अनुचित वाद, अगर अनुचित वाद है और खारिज करना है किसको, अवयस्क, जो कि क्या हो गया है अब व्यस्क हो गया है, ठीक है, उसको करना है तो वाद मित्र की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी, वाद मित्र की अनुमति। और आपका रूल 13 भी याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अवयस्क सहवादी व्यस्क होने पर निपटारा की वांछा करना, वांछा करता है, जो अवयस्क क्या हो जाता है, व्यस्क हो जाता है, तो वाद के निपटारा की आंछा, तो रिक्वायरेबल नोटिस टू नेक्स्ट फ्रेंड, क्लियर। चलो ऑर्डर 32A देखो, ऑर्डर 32A किसके बारे में बात करता है, वो कुटुंब के संबंध में, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधवाद, कुटियों से संबंध कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद के बारे में ये बात करता है आपका ऑर्डर 32A। इसमें देखो रूल 4 देख लो और रूल 6 देख लो। रूल 6 में आपके कुटुंब में क्या क्या मीनिंग है बताओ, कुटुंब का अर्थ बता दो फटाफट। मतलब रिश्तेदार, नातेदार, पत्नी, स्त्री, है ना। तो ये वाली कुटुंब के संबंध में अगर संबंधित वाद है तो कुटुंब के संबंधित वाद कहाँ है आपके 32 के ए में, 32 के ए में, ठीक है। सिक्स वाला कौन सा पढ़ा अभी, 6 वाला ही तो बोला था मैंने कि कुटुंब का मीनिंग देखना है, पढ़ो जरा कुटुंब का मीनिंग।
जिसका पति ना हो या जो अपने पति के साथ ना रहती हो, कोई बालक जो उसकी संतान हो या वो और कोई बालक जिसका भरण पोषण उसके द्वारा किया जाता है। हाँ ठीक है, बहुत सारी है, Yes, sir. देख लेना, उसका भरण पोषण, इसका भरण पोषण, वो सब कुटुंब में आएंगे आपके। ठीक है, ऑर्डर 33 भैया, ये किसका, निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद आ रहा है। अब निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद आ रहा है इसमें, ऑर्डर 33 निर्धन व्यक्तियों का वाद, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, पैसा है नहीं है, सूट ला रहे हैं। ठीक है, तो रूल 1 क्या बोल रहा है, देखो रूल 1 बोल रहा है निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संचित किए जाएंगे, पर्याप्त साधन नहीं है, मतलब 1000 रुपये से भी कम की क्या है इनकी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निर्धन व्यक्ति कहलाएगा। तो रूल 1 में यही तो बोल रहा है कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाएगा, तो निर्धन व्यक्ति वाद कब लाएंगे, जब वो 1000 रुपये से उनके पास क्या है, कम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनके पास पैसा है नहीं है, तो वो क्या है, पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो निर्धन व्यक्ति है। अब रूल 1A, रूल 1A क्या बोल रहा है, देखो रूल 1A बोल रहा है इंक्वायरी टू इनटू मींस ऑफ इंडिजेंट पर्सन के बारे में बात करता है कि निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच, देखो कौन करता है, निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच। रूल 1A न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी, न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा होगी। तो जांच कैसी होगी भैया, इनके साधन की, क्योंकि इनके पास पर्याप्त साधन है कि नहीं है, ये वाली चीज भी तो है, हर कोई गरीब व्यक्ति आ जाएगा नहीं तो रूल 1 में यही बोल रहा है कि इनके जांच का साधन, कि साधनों की जांच कौन करेगा, वो करेगा न्यायालय का मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी, न्यायालय का मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी। ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट पर न्यायालय स्वयं क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और न्यायालय क्या कर सकता है, इस पर स्वयं भी जांच कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल 2 देखिए, रूल 2 क्या बोल रहा है, आवेदन की विषय वस्तु के बारे में, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो चाहे वह मूवेबल प्रॉपर्टी पे हो, प्राकृत मूल्यों पर उपबद्ध होगी, हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी। मतलब आवेदन की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, रूल 2, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, आवेदन की विषय वस्तु ये बोल रहे हैं, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी को हो चाहे भाई मूवेबल प्रॉपर्टी का हो, उसके लिए अगर वो कर रहा है तो भैया पहले उसके पूरा जो भी प्राकृत मूल्य है वो देखना पड़ेगा, आपको प्राकृत मूल्य देखना पड़ेगा आवेदन में। और दूसरी चीज उसके द्वारा क्या होनी चाहिए, सत्यापित होनी चाहिए, हस्ताक्षर भी होना चाहिए उस पर, और सत्यापित, सिग्नेचर और वेरीफाई, ठीक है, होगी। रूल 3 देखो, आवेदन का उपस्थापन, इसमें भी बोला भैया प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, एलआर आएगा, जहां एक से अधिक वादी हैं तो कोई एक भी आ सकता है, और अगर जहां वादी है ही नहीं तो वादी का उसका एलआर आ सकता है। तो एलआर या रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बोला गया है, जहां एक से अधिक वादी है तो उसके बारे में, उसके बिहाफ पे कोई एक भी आ सकता है। तो ये क्या है आपका रूल 3, रूल 3। आवेदन का उपस्थापन, ये 3 लिख रहा हूं ना, 4 क्या बोल रहा है, आवेदक की परीक्षा छोड़ दो, ये बोल रहा है आवेदक की परीक्षा जैसे अभी पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं है तो फिर कमीशन वमीशन जारी करके भी करा सकते हैं, ये इसी में बारी में बात बोलेंगे, ठीक है, कमीशन द्वारा भी होगी। 5 पे आ जाओ, रूल 5 किसके बारे में बात कर रहा है, ये रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदक का नामंजूर किया जाना, आवेदन का नामंजूर किया जाना, ये आवेदन का रिजेक्शन है, इसमें एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, वाद दायर करने के 2 माह पहले, कितने माह पहले, 2 माह पहले संपत्ति का यदि व्ययन किया, पहली चीज रिजेक्शन कब होगा,
वाद दायर करने, लिखा है कि नहीं लिखा? अगर वाद दायर किया, सूट फाइल किया, पहला लिखा है अगर सूट फाइल किया और सूट फाइल करने के 2 माह पहले अगर संपत्ति आपने क्या करी है, डिस्पोज करी है, डिस्पोज करी है, तो पहली चीज वो वाली चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज आपको वो वाली याद रखनी है कि सूट फाइल करने के 2 माह पहले संपत्ति को डिस्पोज किया है, ठीक है। और दूसरा, वाद हेतु तो प्रदर्शित नहीं किया, कॉज आपने बताया नहीं है, ठीक है। वाद हेतु तो आपने क्या नहीं किया है, प्रदर्शित नहीं किया, तो हम आवेदन क्या कर देंगे, नामंजूर कर देंगे। तीसरी चीज क्या निकल के आ रही है, किसी अन्य से आपने एग्रीमेंट कर लिया है, किसी अन्य से आपने क्या कर लिया है, करार कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। चौथी चीज क्या निकल के आ रही है, आवेदक का हित किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया है, आवेदक का जो हित है, आवेदक मतलब एप्लीकेंट का इंटरेस्ट किसी अन्य को दे दिया है, अन्य को ट्रांसफर कर दिया, अंतरित कर दिया है, ठीक है। तो आवेदन नामंजूर किया जाएगा निर्धन का कब, जब भैया फाइल करने 2 माह के पहले वो संपत्ति का क्या करने वाला है, डिस्पोज करने वाला है प्रॉपर्टी का। दूसरा, वाद हेतु को प्रदर्शित नहीं करता है। तीसरा, अन्य करार किया है या उसने क्या किया, कोई एग्रीमेंट कर लिया किसी अन्य पर्सन से, ठीक है। और तीसरा, चौथा बोल रहा है आवेदन हित किसी अन्य को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। क्लियर? चलिए रूल 6 पे आ जाइए, ये नामंजूरी याद रखना, ठीक है। रूल 6, आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना, आवेदक की नोटिस टू डे रिसीविंग एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट्स इंडिजेंसी, मतलब नामंजूर नहीं होगा अगर 10 दिन का नोटिस दिया है, किसको, विरोधी पक्षकार को या प्लीडर को, तो भैया नामंजूर नहीं होगा। आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन सूचना, अगर आपने 10 दिन के भीतर कर दिया है सूचित, किसको, विरोधी पक्षकार को और उसके प्लीडर को, तो फिर क्या नहीं होगा, आपका आवेदन नामंजूर नहीं किया जाएगा। ओके, ये आपका 6 याद रखना है, रूल 6, ठीक है। रूल, तो ये वाला 6 समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे नामंजूरी है कि नामंजूर करेंगे, यहाँ पे नामंजूर नहीं होगा अगर 10 दिन का नोटिस दे दिया, 10 दिन के पहले उसने नोटिस दे दिया है, ठीक है। किसके बारे में दे दिया है, कि अपनी निर्धनता के बारे में साक्ष्य दे दिया है कि ये सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, धन ना दौलत ना शोहरत ना नाम ना कुछ भी नहीं, ठीक है। रूल 8 क्या बोल रहा है, यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया क्या है। अगर आवेदन ग्रहण कर लिया तो ये क्या समझा जाएगा, एक तरीके का सूट, मतलब रूल 8 क्या बोल रहा है आपका, रूल 8 कि अगर आवेदन क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है आवेदन, अगर ग्रहण कर लिया, आवेदन अगर क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये क्या समझा जाएगा, सीधा सूट समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, सूट, वाद। ओके, अगर ग्रहण कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो रजिस्ट्रीकृत वाद समझा जाएगा, वो भी कैसा, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वाद है भैया, ऐसा भी नहीं है नॉर्मल। 9A पे आ जाइए, 9 देखिए, 9, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण, अनुज्ञा का क्या करना है, विड्रॉवल ऑफ परमिशन सू एज इंडिजेंट पर्सन, वाद के दौरान तंग करने वाला है, अनुचित आचरण करने वाला है तो दोषी होगा भैया, फिर उसका विड्रॉ कर देंगे। अगर तुच्छ या तंग करने वाला आवेदन लगा दिया आपने तो विड्रॉ हो जाएगा भैया। 9 वाला याद रखना, प्रत्याहरण, वाद का प्रत्याहरण अगर बोला, निर्धन व्यक्ति के वाद का प्रत्याहरण, विड्रॉवल, तो तुच्छ या तंग करने वाला अगर आवेदन लगाया है वाद के दौरान, कब के दौरान, वाद के दौरान, तुच्छ या तंग करने वाला कोई अगर आपने आचरण किया है, अनुचित आचरण किया है, तो हम क्या कर देंगे, आपका केस विड्रॉ कर देंगे वाद के दौरान। याद रखना ये वाला रूल। अनुचित
आचरण विड्रॉवल। ओके, 9A पे आ जाइए। 9A, जिस निर्धन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाएगा। क्लियर बात है। अगर जिस निर्धन व्यक्ति का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए कोर्ट किसको अपॉइंट कर देगी? प्लीडर को अपॉइंट कर देगी। उसका प्लीडर क्या करेगा? उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो 9A अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे प्लीडर आता है उसके बिहाफ पे कोई उसका एलआर नहीं आता, रिप्रेजेंट करने वाला उसका नहीं आता है तब। ठीक है, चलिए 10 देखिए, जहां निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है वहां खर्चे। अगर निर्धन व्यक्ति सफल हो गया तो वहां खर्चे कौन देगा भैया? राज्य सरकार। कौन देगा? राज्य सरकार। और ये टेस्ट में क्वेश्चन आया था, है ना। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कौन देगा? विपक्षी पार्टी देगा। राज्य सरकार देगा अगर सफल हो जाता है तो। खर्चे कौन देगा भैया? राज्य सरकार वसूले होगा। डिक्री द्वारा आदिष्ट है वह वाद की विषय वस्तु का प्रथम भार होगा उस पर। और वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार किसका होता है? उस पर स्टेट गवर्नमेंट पे ही रहता है। ठीक है, क्लियर बात है। तो जहां निर्धन व्यक्ति सफल हो जाता है, रूल 10। खर्चा स्टेट जो डिक्री में निर्दिष्ट है जैसा। ठीक है, चलिए इस पे देखो रूल 11 देखिए, प्रक्रिया जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है? जब निर्धन व्यक्ति असफल हो जाएगा तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। और वाद खारिज करने के बाद क्योंकि वह उपसंजात नहीं हुआ, वाद खारिज हो जाएगा क्योंकि वह क्या नहीं हुआ? उपसंजात नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ है भैया, असफल हो जाता है, इसलिए वह व्यक्ति असफल हो जाता है। और रूल 11 में उसको फेल कर दिया। अब जब फेल हो गया तो वाद खारिज कर देंगे, और वाद खारिज करने का उसको रीजन बता देंगे। और रीजन बताया कि भैया वो क्या? नॉन एपियर। क्लियर बात। चलिए 11A देखिए, निर्धन व्यक्ति के वाद के उपशमन पर प्रक्रिया राज्य सरकार से वसूला जाएगा अगर मृत्यु हो गई है तो। किसकी? अगर मृत्यु हो गई है। 12 है कि 11A है? 11A। उपशमन किसका? इंडिजेंट पर्सन का। किस पे? मृत्यु पर। वसूला किससे जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट से वसूलेंगे। क्लियर बात है। चलो रूल 14 पे आ जाइए। न्यायालय फीस रकम की वसूली, न्यायालय की फीस रकम की वसूली के बारे में क्या करता है? वो बात करता है। डिक्री या आदेश की प्रति कलेक्टर मानो भाई भू राजस्व के तौर पर बकाया हो। लिखा है ना, न्यायालय फीस की वसूली कैसे करेगा? भू राजस्व के बकाया के तौर पे। लिखा है, न्यायालय फीस की रकम की वसूली कैसे करेगा? रूल 14। भू राजस्व के तौर पर, भू राजस्व के तौर पर करेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको देखनी है। और आदेश और डिक्री की प्रति किसको जाएगी? सीधा कलेक्टर को। कलेक्टर को जाएगी और वो वसूलेगा। ठीक है, कोर्ट फीस कौन वसूलेगा? सीधा सीधा कलेक्टर ही वसूल लेगा। ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। 15 देखिए, 15 क्या बोल रहा है? निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन को अनुज्ञा देने से इनकार के कारण वैसी ही प्रकृति के पश्चात आवेदन का वर्जन। लिमिटेशन सेक्शन 13 याद आ रहा है क्या? क्या है लिमिटेशन सेक्शन 13? निर्धन, अकिंचन,
कॉपर ना, यही निर्धन, यहाँ पे वही है कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए। अच्छा, लिमिटेशन एप्लीकेबल हो रहा था क्या 13 पे? नो लिमिटेशन हो रहा था क्या? नो लिमिटेशन लिखा था उसमें, ठीक है। तो समान वाद हेतु के लिए नए वाद का वर्जन, मतलब ये नए वाद का क्या कर सकते हैं, वर्जित कर सकते हैं। अगर आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा सूट ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो, उसका मना कर रहा है भैया। ओके, आवेदन का वर्जन सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरे सूट के लिए मना कर रहा है आपका रूल 15। ओके, चलो ठीक है, 15A पे आ जाइए। क्या बोला है? न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाना। न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय देगा ना, बिल्कुल देगा। वाद के संबंध में वाद, निर्धन की अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने पे वाद की तिथि समझी जाएगी, है ना। मतलब अगर आपने आवेदन किया है, ये तो अपन ने लिमिटेशन में भी पढ़ा है कि जो एप्लीकेशन की डेट रहेगी वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो सूट की डेट बन जाएगी ना। इसी दिन से आपने क्या लगा दिया था, शायद सूट लगा दिया था, वाद की तिथि समझी जाएगी। तो ये वाली चीज कहाँ आपने पढ़ी है? 15 लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 13 में भी पढ़ी है, और 15 और 15A के साथ भी इसको देख लेना एक बार, है ना। कि न्यायालय फीस के संदाय के लिए क्या देगा? समय देगा। न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय देगा भैया। क्लियर? आगे, अगर 16 में अकेला क्या है? खर्चा है। किसमें है? 16 में अकेला क्या है? खर्चा है, ठीक है। 18 अकेला देख लीजिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। तो केंद्र सरकार की शक्ति भी है इसमें और राज्य सरकार भी है, ठीक है। कि निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, मतलब इक्विवेलेंट पावर किसकी है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो ये वाली चीज आप याद रखना कि भैया इनको मुफ्त में मिल रहा है सब चीजें। इसमें बोला है लीगल फ्री एड, है ना। 304 के साथ 303 के साथ अपन पढ़ते हैं इसको। किसके साथ पढ़ते हैं अपन? फ्री लीगल एड, है ना। सीआरपीसी में क्यों? सीआरपीसी में 304, है ना। तो वो वाली वहां से अपन पढ़ते हैं फ्री लीगल एड, है ना। तो ये वाली चीजें याद रखनी है। और इसका ऑर्डर 33 रूल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है फ्री लीगल एड के बारे में। इनको देना है सुविधा, वो भी निःशुल्क। ओके, निःशुल्क सुविधा देना है, वो भी कौन देता है? केंद्र सरकार की शक्ति लिखी है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है। चलिए भैया, अब बचा है ऑर्डर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41। अभी भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। कल उठाएं क्या इसको? पक्का? ठीक है, तो कल हमारा 34 से रहेगा, कल पूरा खत्म कर देंगे, है ना। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा इतना आप लोग देख भी नहीं पाओगे और ज़्यादा बर्डन है। और ये वाले जो ऑर्डर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, 34, 35, 36, 37 और 41। कल पूरा खत्म हो जाएगा आपका ऑर्डर वाली सीरीज। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ तो करें जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके सामने ऐसे लेक्चर लेके आऊँ।